Welcome guys to Financial Management next lecture. We are here to learn the formula today. Return on equity using DuPont model. यहाँ तक अपन आए थे. Yes और ये चालू करना था मेरे हिसाब से. So क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यूपॉन्ट मॉडल. ड्यूपॉन्ट मॉडल में तीन चीजें. क्या तीन चीजें. दैट इज अ फेमस थ्योरी. और वहां पे कितने हैं? तीन चीजें. पहला है प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन. सेकंड है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, उसको या एसेट टर्नओवर, उसको ही कैपिटल टर्नओवर बोलते हैं, वो रेशो. और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब अपन करते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ तो आपको आरओआई मिल जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यस और नो? दैट इज आरओई एक्चुअली, रिटर्न ऑन इक्विटी. तो अपने को तीन फॉर्मूले करने पड़ेंगे. वो तीन फॉर्मूले से जो भी फिगर्स आएंगे उसको अपने को इंटरनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न ऑन इक्विटी. नीचे दिया होगा रिटर्न ऑन इक्विटी में, देखो प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब पहला इनटू इन्वेस्टमेंट असेट और कैपिटल टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर. ये नीचे के पेज पे दिया है. यस और नो? पक्का? सो रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यूपॉन्ट मॉडल में अपने को क्या देखना है? पहले तीन, क्योंकि वो तीन इनपुट्स है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही क्या आएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी अकॉर्डिंग टू ड्यूपॉन्ट मॉडल. कोई दिक्कत? मतलब अपने को सिर्फ वो फॉर्मूले देखने की, उसमें ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है. बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ऐसा 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 कुछ होने वाला नहीं है. ड्यूपॉन्ट कौन था? सिर्फ ये चीज हो, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव EI DuPont D numerous and company Wellington Delaware created DuPont system of financial analysis in 1919. समझा? This system is used around the world today and serves as the basis of component that make up return on equity. खत्म. तो उसमें तीन कंपोनेंट्स है. कौन से तीन कंपोनेंट है? एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर. थ्योरी में दिया है. यस और नो? खत्म. चलो निकालो. प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन क्या रहता है बेटा? प्रॉफिट और नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स और रेवेन्यू, जो भी बोलना है आपको. इट विल बी प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन. हो गया पहला? अरे हो गया क्या? खत्म. उसके बाद क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, कैपिटल. देख कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा और उससे एसेट ही क्रिएट होंगे. इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर. पक्का? कोई दिक्कत? तो क्या है बेटा? टर्नओवर मतलब सेल्स से कंपेयर करना, तो सेल्स डिवाइडेड बाय क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट, एसेट और कैपिटल. खत्म. ये आ गया सेकंड. पहला आ गया तेरा नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला. दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट टर्नओवर वाला. थर्ड इक्विटी मल्टीप्लायर. अभी इक्विटी मल्टीप्लायर में क्या है? कोई दिक्कत नहीं, जो तेरा इन्वेस्टमेंट एसेट कैपिटल है ऊपर ले वाला, उसको डिवाइड कर शेयर होल्डर्स इक्विटी से. मतलब टोटल असेट्स में शेयर होल्डर इक्विटी के साथ रिलेशनशिप. ओके. अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो. ये तीनों को क्या करो? मल्टीप्लाई करो. यू विल गेट द आरओई. अभी आप बोलोगे सर कैसे आएगा सर आरओई? मैं बोलता हूं, ध्यान दे. पहले इसमें क्या है बेटा? न्यूमरेटर में नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स. दूसरे इसमें क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. सेल्स कैंसिल हो गया. नेट इन्वेस्टमेंट यहां पे डिनोमिनेटर में, यहां पे कहां पे है? न्यूमरेटर में. दोनों क्या हो गए? कैंसिल. सो अल्टीमेटली क्या हो गया? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? मैं बताता हूं वापस. देख पहले इसमें क्या है? प्रॉफिट. यस, आई विल राइट प्रॉफिट. यस और नो? डिवाइडेड बाय सेल्स. एक ही लिखता हूं. हाँ, इनटू क्या बेटा? सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट बोलता सीधा, या कैपिटल बोलता? इन्वेस्टमेंट बोल देता, आसान है. सही बात है. इनटू वापस में बोल देता इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय हाँ शेयर होल्डर्स इक्विटी. यस और नो? ये हो गया. ये फॉर्मूला है तुम्हारा. सेल्स गया, इन्वेस्टमेंट गया, अल्टीमेटली क्या आया तेरा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी.
इसका मतलब क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी आया ना? सो इट इज ROE अकॉर्डिंग टू ड्यू पॉइंट मॉडल। मतलब क्या हुआ भाई? नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है सेल से रिलेटेड परसेंटेज में, वो तेरे इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से कितना आ रहा वो निकाल रहा तू। खत्म। एग्जाम्पल दिया है नीचे, देख लेते देख लेते। ये सुनो क्या बेटा, XYZ कंपनी रेवेन्यू दिया है 29,261, 29,261। नेट इनकम क्या दिया बेटा? क्या दिया है? 4,212। खत्म। अभी 4,212 डिवाइडेड बाय 29,261 पहला। अरे आया ना? इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा। मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं करता, इन टू सीधा मैं वही मल्टीप्लायर यूज करता हूँ। क्या असेट दिए 27,987। देखो असेट बाद में नीचे 27,987 और यहाँ पे कितना आएगा वापस सेल्स 29,261 इनटू क्या बेटा लास्ट में क्या आएगा तेरा? अरे क्या आएगा? असेट ऊपर आएगा। असेट कितना है? 27,987 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है? 13,572। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तुम ऐसा मत करो, तुम सेपरेट सेपरेट निकालो। क्यों? अपने को आंसर देते टाइम पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज दिखाना है, दूसरे टाइम तुमको असेट का टर्नओवर दिखाना है, तीसरे टाइम तुमको क्या दिखाना है ना? हाँ, इक्विटी मल्टीप्लायर, यस। और आखिर में तुमको दिखाना है ROE। मैं फाइनली सिर्फ ROE निकाला है, सही बात है ना? हाँ। सो पहला डिवीजन किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी नेट प्रॉफिट मार्जिन। देखो नीचे दिया होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन आया 14.39%। आया क्या? असेट टर्नओवर वैसे ही हुआ 29,261 डिवाइडेड बाय 27,987, वो आया क्या? कितना? 1.0455। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है बेटा? असेट्स, यस। असेट्स कितने? 27,987 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी 13,572, वो आया 2.0621। अभी यह तीनों का मल्टीप्लीकेशन 14.39 वगैरह, ये जो है इन तीनों का मल्टीप्लायर देखो 0.14439 इंटू 1.0455 इंटू 2.0621, इनका मल्टीप्लायर आया 0.3102 इंटू 100 किया तो अपने को क्या मिला? 31.02। ये क्या है? तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मैं डायरेक्ट निकाला हूं, तुमको क्या करने का है? सेपरेट निकालने का। कोई दिक्कत? श्योर ना? 31.02%, कोई दिक्कत नहीं ना? गुड, आगे चलते। एनालिसिस दिया, ये बहुत अच्छा है। अब 31% दे रहा रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अच्छा ही है ना? इट्स अ गुड रिटर्न। हाँ तो वही दिया है 31.02 return is on equity is good in the industry. Yet if you are leave out to the equity multiplier to see how much company would earn if there is completely debt free, ROE will drop to 15.04। मतलब पहले दोनों का मल्टीप्लायर, पहले दोनों का मल्टीप्लायर। क्यों? अपने पास शेयर होल्डर इक्विटी पूरी की पूरी है, अगर वो पूरी की पूरी असेट की इतनी है तो मतलब ये जो आखिर का फैक्टर है ये 27,987, उसके नीचे 13,572 नहीं आएगा, उसके नीचे भी क्या आएगा? 27,987 ही आएगा, तो उसके हिसाब से कैंसिल हो जाएगा, तो नेचुरली वहां पे 1 आएगा। तो इन दोनों का ही मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा, पहले और दूसरे का। तो पहले और दूसरे का मल्टीप्लायर लेके कितना आ रहा परसेंटेज? 15.04। पक्का? श्योर? while remaining 15.98% was due in retail blah 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 debt. ठीक है? If you could find a company at comparable valuation with the same return on equity, yet another higher percentage arose from internally generated sales, it would be more attractive. ठीक है? ये पढ़ लोगे अभी, फॉर्मूला रट्टा हो जाएगा। पहले किए क्या सबके सब?
काफी क्यों? सब की ना, सब या काफी? अबे किया क्या है? मेरे लिए मत पढ़, खुद के लिए पढ़। उसके बाद ईपीएस, ईपीएस क्या? ईपीएस इज वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज पीटी, है ना? और प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ा तो, हाँ, तो इसलिए वर्ड क्या यूज किया? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पक्का? बस ये है ईपीएस, नॉर्मल चीज है। डीपीएस इज डिविडेंड, कुछ दिक्कत नहीं, टोटल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कोई दिक्कत? डीपी रेशियो कुछ नहीं, ईपीएस डिवाइडेड बाय डीपीएस, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब मेरा ईपीएस इतना है और मैं बांट कितना रहा हूं? इतना, तो उन दोनों का कंपैरिजन मतलब क्या? पक्का? खत्म। इट्स अ डिविडेंड पे आउट रेशियो। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशंस। क्या बेटा? मार्केट वैल्यूएशन निकालने का, क्या मार्केट वैल्यूएशन? मार्केट वैल्यूएशन मतलब क्या? एमपीएस। अरे आया ना? मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। पक्का? ईपीएस मालूम तुमको, अर्निंग पर शेयर। डीपीएस क्या है? डिविडेंड पर शेयर। अभी क्या है? एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। आपको मालूम है पी रेशो अगर मेरे को निकालने का है तो मैं किससे कंपेयर करूंगा? एमपीएस से। सो एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, इट विल बी ट्रीटेड एज माय पीई रेशो। तुम बोलोगे सर पीई रेशो मतलब प्राइस। देख, फेस वैल्यू पे तो प्राइस नहीं निकलेगी, तेरी इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। हाँ, तो तेरा क्या आएगा बेटा? एमपीएस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर divided by EPS, that will give you PE ratio, that is price earning ratio. Price earning ratio, price is MPS, earning is EPS, price earning ratio। रट्टा मारने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ईपीएस ऊपर या एमपीएस ऊपर? प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग, एमपीएस ईपीएस, खत्म। श्योर? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राइस इज अपर, अर्निंग इज लोअर, पीई दिए ही है ना नाम में, पी ऑब्लिक ई। पी मतलब प्राइस, ई मतलब अर्निंग। कोई दिक्कत? ग्रेट, अच्छा हो गया, समझा जल्दी। डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड। बेटा यील्ड क्या है तेरी? दो तरीके से मैं तुमको बताया। यील्ड क्या है? दो तरीके से। कौन सा? एक तो डिविडेंड, increase in market price, that is growth in your capital value or growth in your investment value, yes or no? हाँ, तो वो दिया डिविडेंड प्लस माइनस चेंज इन शेयर प्राइस। तुम बोलोगे सर चेंज इन शेयर प्राइस मतलब क्या? डार्लिंग, तूने जो वैल्यू को इन्वेस्ट किया था उससे अगर भाव बढ़ा तो इट विल बी प्लस, उससे अगर भाव कम हुआ इट विल बी माइनस। अगर तेरी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में है तो प्लस करेगा, अगर माइनस में है तो उसको माइनस करेगा, खत्म। डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस, तो तूने परचेज किया है, नेचुरल है ना, दूसरा क्या रहेगा बेस को? वही रहेगा, इंटू 100, या नीचे और एक दिया है डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस इंटू 100। यस और नो? जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस तरीके से फॉर्मूला यूज करने का। समझा क्या? श्योर श्योर समझा? अरे समझा क्या?
हो गया सब फॉर्मूला? यहां पे एक नीचे दिया है अर्निंग यील्ड और ईपी रेशो. इट इज ईपी, अर्निंग प्राइस रेशो. वो था पीई, ये क्या है? ईपी, अर्निंग प्राइस रेशो. अर्निंग क्या है तेरा? ईपीएस डिवाइडेड बाय प्राइस, एमपीएस इंटू 100. कोई दिक्कत? इसको ही अर्निंग यील्ड बोलते. देखो ऊपर का है डिविडेंड यील्ड, ऊपर का क्या है? अच्छे से पढ़ो, इट्स अ डिविडेंड यील्ड. डिविडेंड यील्ड में क्या है? डीपीएस अपॉन एमपीएस. यस और नो? और अर्निंग यील्ड में क्या है? ईपी में ईपीएस अपॉन एमपीएस. कोई दिक्कत? याद रहेगा जिंदगी में, रट्टा मारने की जरूरत 100% जरूरत नहीं. श्योर? समझा? और डीपीएस और एमपीएस के फॉर्मूले को और एक सब्सिडी फॉर्मूला है, क्या है? डिविडेंड प्लस चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस. क्योंकि दैट इज ऑल्सो योर डिविडेंड यू अर्न्ड. समझा क्या? ग्रेट है, कितने होशियार बन गए तुम. नाउ थर्ड इज मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर, दैट इज एमवी डिवाइडेड बाय बीवी. नाम में दिया है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, मतलब एवरेज शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और क्लोजिंग शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय नेटवर्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर प्राइस. इसका मतलब क्या है? एवरेज शेयर प्राइस मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. यहां पे क्या है? क्लोजिंग शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द सेम फॉर्मूला, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. मतलब हर एक इक्विटी शेयर की क्या वर्थ है उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब एक इक्विटी शेयर की नेटवर्थ से अपन डिवाइड करेंगे किसको? एवरेज शेयर प्राइस को, या क्लोजिंग शेयर प्राइस को. जिस तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू. देखो बुक वैल्यू क्या है? नेटवर्थ. और ऊपर क्या है? शेयर प्राइस. इसलिए क्लोजिंग शेयर प्राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे ये पता चलेगा ना कि सर शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, एवरेज शेयर प्राइस यानी कितनी है. इससे परफॉर्मेंस पता चलेगा. हाँ, शेयर और प्राइस ना, परफॉर्मेंस ये पता चलेगा कि नेटवर्थ के हिसाब से शेयर की प्राइस क्या है. हाँ, तो उसका मतलब क्या? अगर ये ज्यादा होगा तो तुम्हारा बेनिफिट है. ऐसा नो, मतलब कितना बढ़ सकता है औकात बढ़ने की. इट इज इफ इट इज 1 to 1 तो मतलब नेटवर्थ ज्यादा है और प्राइस कम है. जैसे तेरा गुडविल बढ़ेगा नेचुरली तेरा मार्केट प्राइस बढ़ते जाएगा, तो तेरी नेटवर्थ कंपनी शेयर की जो है वो वहीं पे रहेगी. कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या बेटा? देखो, द रेशियो इंडिकेट्स द मार्केट रिस्पॉन्स. क्या बोला था? मार्केट रिस्पॉन्स of the shareholders investment. Undoubtedly higher the ratio, better is the shareholder position in terms of return and capital gain. कोई दिक्कत? Great. Now Q ratio, this is the मेरे हिसाब से लास्ट रेशियो जो आपको दिया है. वो क्या है? लास्ट रेशियो. क्या बेटा? Q मतलब जेम्स टॉबिन. This ratio is proposed by James Tobin. A ratio is defined as Q ratio is equal to market value of equity shares and liabilities divided by estimated replacement cost of asset. It's a replacement cost. अपन उसको क्या बोलते हैं? करंट प्राइस. यहां पे दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय असेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट नीचे दिया है, thus ratio represent relationship between market valuation and intrinsic value. Equilibrium is when Q ratio is equal to 1. When it is less than 1, it could mean that the stock is undervalued. क्या बोला था? वर्थ ज्यादा है, ऊपर वर्थ निकाला अपन ने, वर्थ क्या है? ज्यादा है, पर मार्केट प्राइस क्या है? कम है.
व्हेन इट इज मोर देन वन इट कुड मीन दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो उसका स्टैंडर्ड क्या है बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू के इतना तेरा मार्केट वैल्यू होना चाहिए। समझा नहीं समझा? ये दो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या रहे, ऊपर का सी एंड डी देखो और बताओ। वरचा पण मी ओव्हरऑल कंपनीचा घेतला, तुझ्या यायला चल नीट सांग, काही पांचट नको डिफरन्स सांगू, कुछ भी मत बात कर, खुली चीज है, ध्यान से पढ़। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए तो क्या होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते साले में नंबर ऑफ शेयर को, तो क्या रेशो नहीं आएगा क्या? न्यूमरेटर सेम है क्या दोनों का? ऊपर का न्यूमरेटर सेम है क्या? क्यों नहीं है? मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ द कंपनी जो है डी, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया तो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। एक चीज समझ, पहले केस में डिनोमिनेटर को दिया है तेरी जेन्युइन नेटवर्थ। क्या दिया है? तेरा कंफ्यूजन दूर कर देते, इधर आ, ये फॉर्मूला लिख। क्या? क्लोजिंग शेयर प्राइस मतलब क्या? मार्केट प्राइस। क्लोजिंग शेयर प्राइस मतलब क्या? मार्केट प्राइस। यस, डिवाइडेड बाय क्या डार्लिंग? नेट वर्थ। डिवाइडेड जो है मैं उसको क्या करता हूं, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड, मतलब आपको मालूम है ना रूल ऑफ क्रॉस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन को मैं क्या लूंगा? एज अ मल्टीप्लायर, ऊपर लाते टाइम, तो उसको मल्टीप्लाई करता हूं क्या बेटा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देख डार्लिंग, अभी एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आया, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ आया, आ गया क्या तेरे लेवल पे? नीचे के फॉर्मूले के लेवल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आया क्या? और तो मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब क्या? मार्केट वैल्यू आ गया ना कंपनी की। सो न्यूमरेटर सेम हो गया अभी डार्लिंग। नहीं समझा? वापस समझो। नहीं नहीं नहीं, सीरियसली नहीं समझोगा तो बोल। देख मेरे भाई, यहां पे क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है, तो रूल ऑफ क्रॉस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में क्या है, अगर अपन नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको अगर अपने को ऊपर लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स मल्टीप्लीकेशन। तो अपन उसको मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर का जो है एमपीएस पर शेयर, उसको मल्टीप्लाई हुआ नंबर ऑफ शेयर से, तो नेचुरली क्या होगी? मार्केट वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। अभी पूरी नेटवर्थ है पर इक्विटी शेयर नहीं है, तो तेरा ये फॉर्मूला सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना सेम। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, न्यूमरेटर सेम हुआ ना? हाँ, तो अभी कंपेयर कर, डिनोमिनेटर में है जेन्युइन नेटवर्थ, एस्टिमेटेड नहीं, करंट प्राइस नेटवर्थ। क्या? इट्स अ करंट प्राइस नेटवर्थ। कोई दिक्कत? समझा क्या? इट्स अ एक्चुअली इट्स अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब क्या बेटा? उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक दूसरे को क्या करना चाहिए? इक्वली रिप्रेजेंट करना चाहिए। हाँ है ना? उस देर तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस, तो क्या होना चाहिए? हाँ, कोई दिक्कत? आर श्योर? पक्का? 100% श्योर? कोई तकलीफ? तो इन दोनों का रिलेशन समझा? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर और क्यू रेशो, इन दोनों का रिलेशन समझा क्या? इन दोनों का एक ही रिलेशन है, एक है नेटवर्थ पे और दूसरा है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे। मतलब तेरी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो और तेरी मार्केट प्राइस पर शेयर क्या चाहिए? इक्वल चाहिए।
अगर वो ज्यादा रही तो उसको ओवर वैल्यूड बोलेंगे, कम रहा तो अंडर वैल्यूड बोलेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अभी नोट फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियोज, ये अपन ने पढ़ा है ना, पीएटी पीपीआईटी पीएटी पीपीटी पढ़ा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। यूजर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अ बर्ड्स आई व्यू। क्या बेटा? बर्ड्स आई व्यू, हाँ मतलब क्या, ऊपर से देखने का कि किसको कौन सा रेशियो चाहिए, किसके लिए कौन सा रेशियो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद रेशियोज यूज्ड इन जनरल, शेयर होल्डर के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या, ओनर है वो, दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो रेशियोज कौन से यूज होंगे जनरली, ईपीएस वाला, डीपीएस वाला, प्राइस अर्निंग वाला, डिविडेंड पे आउट रेशियो वाला। कोई दिक्कत? इन्वेस्टर के हिसाब से सेम स्टोरी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि रिस्क बियरिंग भी है उनको, हाँ, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियोज। लेंडर्स के हिसाब से कवरेज, क्योंकि उनको तो डीएससीआर से मतलब है, मेरा लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये। सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, वो उनको भी लेना देना है। क्रेडिटर के हिसाब से लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज वापस। देन एम्प्लॉय के हिसाब से लिक्विडिटी, और मेरा पगार दे सकता है कि नहीं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब मैं इस कंपनी में ज्यादा दिन टिक सकता हूँ कि नहीं, या ये बंद पड़ेगी। देन प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो। सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर के हिसाब से इनपुट आउटपुट, रॉ मटेरियल, सेल्स मैनेजर के टर्नओवर, एक्सपेंसेस, फाइनेंस मैनेजर प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, कैपिटल स्ट्रक्चर, चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर, ऑल रेशियोज। नाउ डिफरेंट इंडस्ट्री, टेलीकॉम के लिए रेशियो रिलेटेड टू कॉल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस पर कस्टमर, देखो ये डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए दिया है। उसके बाद बैंक में क्या होता है, सर्विस, लोन टू डिपॉजिट रेशियोज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रेशियोज। होटल इंडस्ट्री के लिए बेटा रूम ऑक्यूपेंसी, बेड ऑक्यूपेंसी, यस और नो। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बेटा, पैसेंजर किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये देख चुके हैं ना अपन कॉस्टिंग में, यस खत्म। देन एप्लीकेशन ऑफ द रेशियोज इन द रेशियो एनालिसिस इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, तो जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, जो अपन ने पढ़ा था, लिक्विडिटी रेशियो ये चाहिए, 2:1 चाहिए, 1:1 चाहिए, करंट रेशियो 2:1 चाहिए, जो अपन ने सब पढ़ा था 3:1 चाहिए, जो भी रहेगा वो चीज यहाँ पे दिया है, वो चीज यहाँ पे दिया है। पहला क्या बेटा, लिक्विडिटी पोजीशन, फाइनेंशियल रेशियोज फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। चलो पढ़ते। विद द हेल्प ऑफ द रेशियो एनालिसिस वन कैन ड्रॉ कंक्लूजन रिगार्डिंग लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म. The liquidity position of the firm would be satisfactory if it is able to meet its obligation when they will become due. This ability is reflected in the liquidity ratios of the firm. The liquidity ratios are particularly useful in credit analysis by the bank and other supplier for short-term loans. Okay, long-term solvency. This ratio analysis is equally useful for assessing long-term financial viability of the firm. This aspect of the financial position of a borrower is concerned to the long-term creditors, security list, and the present and potential owners of the business. The long-term solvency is measured by leverage, capital structure, and profitability ratios, which focus on earning power and efficiency of the firm. Yes or no? Operating efficiency. The leverage ratio, for instance, will indicate whether the firm has a reasonable portion of various sources of finance or whether it is heavily loaded with debt, in which case its solvency is exposed to serious strain. Similarly, the various profitability ratios would reveal whether or not the firm is able to offer adequate return to its owner consistent with the risk involved. उसके बाद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या बोलती है? रेशियो एनालिसिस थ्रो लाइट on the degree of the efficiency in the management and utilization of its asset. The various activity ratios measure this kind of operational efficiency. In fact, the solvency of the firm ultimate analysis depend upon the sales revenue generated by the user asset. ये यार ये हर एक चीज़ तुमको सिर्फ पता होनी चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन लिखते टाइम आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी.
ये टाइप का रेशो किस चीज में हेल्प करता है, किस डिसीजन मेकिंग में ये सपोर्ट करता है, ये आपको देखना पड़ेगा, इसलिए ये थ्योरी आपको दिया है। कोई दिक्कत? पक्का पढ़ सकते हो ना? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पक्का? मैं बोर हो गया, बाकी कुछ नहीं, पढ़ सकते हो ना? श्योर ना? कि थ्योरी है ना यार, इतना तो पढ़ो, सब थ्योरी सीखा है ना A to Z पकड़ के। इंटरफॉर्म कंपैरिजन मतलब कुछ नहीं, रेशियो से तुम इंटरफॉर्म कंपैरिजन कर सकते। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज फॉर बजटिंग, ये ऑलरेडी एक बार पढ़ लेता था तुम्हारे लिए। इन दिस फील्ड ratios are able to provide a great deal of assistance. Budget is only an estimate of future activity based on past, in the making of which the relationship between different spheres of activities is invaluable. Now it is usually possible to estimate the budget figure using financial ratios. तो आपको जब भी बजट बनाना है, आपको प्रीवियस ईयर का जो बेस रेशियोज है उसको पकड़ के करंट ईयर में कुछ चेंजेस करके क्या बनाना पड़ेगा, बजट, एस्टिमेटेड बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, देखो कितने लिमिटेशंस दिए हैं, 6 7 8 लिमिटेशंस है। ठीक है, 8 के 8 पढ़ेंगे। क्यों लिमिटेशंस? मतलब इट इज ऑन एक्सेप्शन बेसिस, तो उसको देखना पड़ता है। गलती से आ गया क्वेश्चन तो इसलिए एक बार उसको अच्छे से और लोग डाल लेते। Diversified product lines. Many businesses operate a large number of divisions in a quite different industries. In such a case, ratios calculated on the basis of aggregate data cannot be used for interfirm comparison. मैंने बोला था अलग अलग कंपनी की नीड्स अलग अलग होती है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स अलग अलग होती है, उनके लिए स्टैंडर्ड रेशियोज अलग अलग होते हैं। हाँ है ना? तो अगर तुम्हारी कंपनी 10-12 डिविजन्स रन कर रही है और तुम एग्रीगेट डेटा पे निकाल रहे हो, तो अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग रेशो स्टैंडर्ड रहेगा। एग्रीगेट में तो वो मैच नहीं करेगा। ओके, सेकंड, फाइनेंशियल डेटा आर बैडली डिसऑर्टेड by inflation. Historical data values may be substantially different from the true values. Such distortions of financial data are also carried in the financial ratios. चालू कंडीशन अलग हो सकती है। सीजनल फैक्टर ये भी इन्फेक्ट करेगा। Yes, it may also influence the financial data. Example, a company deals in cotton garments. It keeps a high inventory during October to January every year. For rest of the year, its inventory become just 1/4 of the seasonal inventory level. तो ऐसे टाइम पे तुम्हारा रेशो कैसे मैच करेगा? सीजनल इंडस्ट्री में क्या होगा? अभी चलो उसने कॉटन का दिया, अपन पकड़ते वूल का, वूल में सब स्टॉक कहाँ पे आएगा? विंटर में बेचा भी जाएगा, उसके बाद उसको बेचा जाएगा क्या? नहीं, तो उसका सेल्स तो मार खाएगा। तो वो रेशो उस तरीके से सीजनल इंडस्ट्री में मैच नहीं कर सकते। पक्का? Now to give good shape to the popularly used financial ratios like current ratio, debt equity ratio, the business may make some year-end adjustment. Such window dressing can change the character of financial ratios, which would be different had there been no such change. मतलब क्या? एग्जैक्टली या आखिरी 3-4 दिनों में लोन रीपे कर दिया, या आखिरी 3-4 दिनों में डेटर से कलेक्शन करके अपन ने ओडी में भर दिया, सीसी में भर दिया, या उठाया, बहुत सारी चीजें है ना। पक्का? डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग पीरियड, इट कैन मेक द अकाउंटिंग डेटा ऑफ टू फर्म नॉन कंपेरेबल एज ऑल्सो द अकाउंटिंग रेशियोज। अगर चेंजेस हुए पॉलिसी में, उसकी वजह से क्या होगा? प्रीवियस ईयर की पॉलिसी अलग थी, ये साल की पॉलिसी क्या है? अलग है, तो नेचुरली रेशियो में क्या आने वाला है? तो वो कंपेरेबल रहेगा क्या? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कंपेरेबल नहीं रहेंगे तो रेशियो कैसे रहेंगे? आगे, नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेशियोज अगेंस्ट विच द फर्म्स रेशियो कैन बी कंपेयर्ड। बोला ना, स्टैंडर्ड सेट हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हर अलग अलग इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड सेट अलग अलग है। आया ना? अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है, चीज बोलता, उसका डीएससीआर 1 के ऊपर भी आया, 1.2 1.3 सफिशिएंट हो गया, क्योंकि रेंट तो फिक्स है। लेकिन प्रोडक्शन इंडस्ट्री रहे तो वहां पे 2 के ऊपर चाहिए। क्यों? वहां पे फ्लक्चुएशन है। अगर मैं बाल नहीं बेच पाया, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गई, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाला? मार खाने वाला। तो कम से कम मैं सिक्योर रहना चाहिए ना 1 to 1 को। मतलब मेरा डेट का सर्विस 1 का हिस्सा है, तो मैं कम से कम कैश में 2 हिस्से कमाना चाहिए या उससे ऊपर, तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा। रेंट के लिए मैंने 1.25 हिस्सा कमाया तो भी चलता है। क्यों? श्योर शॉर्ट रेंट है मेरा, वो चेंज होने वाला है। हमारा 5 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का एग्रीमेंट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ है, जेन्युइन लेवल पे चल रहा। तो केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी होगा। समझा क्या? श्योर? गुड। The difficulty to generalize whether a particular ratio is good or bad, बोला ना यही चीज। For example, low current ratio may be said bad from the point of view of low liquidity, but high current ratio may not be good as it may result from insufficient working capital management। सही बात है ना? तुमको क्या बोला है? करंट रेशो ज्यादा चाहिए। करंट रेशो कब बढ़ेगा? जब मेरे डेटर्स बढ़ेंगे, मेरा स्टॉक बढ़ेगा। अबे साले, अगर मेरा स्टॉक और डेटर बढ़ते चले गया तो भी अच्छा नहीं ना। मैं रिकवरी कैसे मारूंगा? रोटेशन कैसे होगा? और कम हो गया, इसका मतलब मेरे लायबिलिटीज ज्यादा है और मेरे करंट एसेट क्या है? कम है। तो मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा? हाँ, तो ये चीज है। फाइनेंशियल रेशियोज आर इंटररिलेटेड, नॉट इंडिपेंडेंट। Viewed in isolation, one ratio may highlight efficiency, but when considered as a set of ratios, they may speak differently. समझा क्या? Such interdependence among the ratios can be taken care through multivariate analysis, analyzing the relationship between several variables simultaneously. इसको अपन लिमिटेशन टैकल कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेशन है। वो आइसोलेशन में तुमको क्या दिखा सकते हैं? हाई एफिशिएंसी, बट कंबाइन में कंसिडर करने के बाद शायद वैसा रिज ना हो। तो ये भी क्या है बेटा? रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन है। नाउ फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है? 2 पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए नहीं है, सभी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट क्या है? नहीं है। What is horizontal? When financial statement of 1 year are analyzed and interpreted after comparing with another year or years, it is known as horizontal analysis. It can be based on the ratios derived from financial information over the same time span. Vertical matlab, when the financial statement of a single year is analyzed, then it is called vertical analysis. This analysis is useful in interfirm comparison. Every item of the profit and loss is expressed as a percentage of gross sale, while every item of the balance sheet is expressed as percentage of total asset held by the firm. देखो, खड़ा खड़ा एनालिसिस वर्टिकल। सेल से कंपेयर किया तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। बैलेंस शीट के एसेट की टोटल से कंपेयर किया ईच आइटम, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब 1 साल का डेटा, दूसरे साल का डेटा, तीसरे साल का डेटा, चौथे, ये टाइम स्पैन के हिसाब से कंपेयर किया तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत? खत्म। ये समरी ऑफ रेशियो है इन टैबुलर फॉर्म। देखो, लिक्विडिटी रेशियो में अपने को मालूम है कितने रेशियो थे? 5। कितने थे? है क्या 5? देखो, करंट, क्विक, कैश, बेसिक, डिफेंस इंटरवल, नेट वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर में देखो, इक्विटी, डेट, डेट टू इक्विटी, ये सुनो, डेट टू टोटल असेट, कैपिटल गियरिंग, प्रोप्राइटरी। कितना है बेटा? ये 6। वहां पे तो 8 थे ना? 6 थे पक्का। देन कवरेज रेशियो, डीएससीआर, इंटरेस्ट कवरेज, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, उसके बाद फिक्स चार्ज कवरेज। एक्टिविटी रेशियो में एसेट टर्नओवर,
फिक्स एसेट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, रिसीवेबल वेलोसिटी, पेएबल टर्नओवर, पेएबल वेलोसिटी. Then profitability ratios based on sale, GP, NP, operating profit, EBIT. Yes or no? उसके बाद cost of goods sold ratio, then operating expenses ratio, then operating ratio, that is COGS plus operating expenses. ऊपर के दोनों ऐड किए. Then financial expense ratio. उसके बाद क्या बेटा? Profitability ratios on return on investment or asset, ROI, ROA, ROCE, pre-tax, ROCE, post-tax, then ROE, return on equity. ड्यूपॉन्ट मॉडल यहाँ पे दिया नहीं है तो अपने को निकालना पड़ेगा. सही बात है ना? ओनर के हिसाब से EPS रेशो, DPS, डिविडेंड पे आउट, देन प्राइस अर्निंग, MPS अपॉन EPS, देन डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड प्लस चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100 या DPS अपॉन MPS इनटू 100. अर्निंग यील्ड मतलब EPS अपॉन MPS इनटू 100. MVBV वही Q रेशो में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ asset. Student may note that the company is also required to disclose the following ratios in the notes of accounts while preparing the financial statement: current ratio, debt equity, debt service, ROE, inventory turnover, trade receivable turnover, trade payable turnover, net capital, net profit, return on capital employed, return on investment. Now illustrations. ठीक है, थ्योरी पूरी होगी. 44 पेजेस, 2 लेक्चर लगे अपने को थ्योरी कंप्लीट करने को. यस और नो? कितना टाइम हुआ? 45 मिनट्स में खत्म हो लगभग 40-42 मिनट. ठीक है, फिर अपन एक काम करते, प्रॉब्लम भी खत्म कर देंगे क्या? 1 तो आपका हम बोलना है कि प्रॉब्लम का लेक्चर अलग से लूं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक काम करो, फिर ये रेशो को पूरा रिवाइज करो, दब्बा के मारो, खुद के नोट्स बनाओ. वो फॉर्मूले पूरे यहाँ पे फीड होने चाहिए. समरी में फॉर्मूले बहुत अच्छे से दिए हैं क्योंकि बहुत शॉर्टकट है. हाँ, उसका डिटेल आपको देखना रहा तो कहां पे देखना है? हाँ, उसमें ऊपर क्या इंक्लूडेड है और नीचे क्या इंक्लूडेड है वो चीज भी लिखो फॉर्मूला बैंक में. समझा? क्या समझा? सिर्फ फॉर्मूला मत लिखो, नहीं तो तुम याद नहीं कर पाओगे कि यार इसमें क्या आता, इसमें क्या आता. चलो करंट असेट, तो करंट असेट में क्या क्या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम छोटे बाप के नहीं बनोगे, लिखो. लिक्विड असेट क्या आता है, लिखो वहां पे नीचे. फॉर्मूला बैंक प्रिपेयर करो खुद की, वो तुम्हारा समरी और जो डिटेल फॉर्मूला उसको मैच करो. एक आध दूसरा छूट तो नहीं गया क्योंकि ऑप्शन वाले जो फॉर्मुलेट है और वाले वो वहां पे नहीं है, तो वो भी दिखो. फॉर्मूला डिटेल में बनाओ. क्यों? उसी के ऊपर पूरा टॉपिक चलने वाला है. एन वक्त पे अगर फॉर्मूला नहीं याद आया तो फायदा नहीं होगा. तो रिलेट करो, अच्छे से करो, पूरी तैयारी करो और फिर अपन कहां जाएंगे? प्रॉब्लम में. फिर अपन प्रॉब्लम क्या करेंगे? पहले अपन ये जो एक्सरसाइज के, ये जो बुक के प्रॉब्लम मॉड्यूल के वो पूरे कवर करेंगे. उसके बाद प्रैक्टिकल वाले प्रॉब्लम कवर करेंगे. कोई दिक्कत आपको? तो मतलब अगले लेक्चर को अपन कितने प्रॉब्लम कवर करेंगे? 6 प्रॉब्लम है ना इसमें, तो अपन 6 के 6 प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश करेंगे. कोई दिक्कत? श्योर ना? मतलब आगे का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अपन 6 के 6 फॉर्मूले कवर करेंगे. उसके बाद जो तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 11, वो 2 लेक्चर में कवर करेंगे. मतलब और 3 लेक्चर लेंगे अपन किसके ऊपर? ये रेशियो एनालिसिस के प्रॉब्लम्स के ऊपर. मतलब 2 लेक्चर थ्योरी के हुए, 3 लेक्चर प्रॉब्लम्स के होंगे. और यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मेरी गारंटी. टेंशन मत लो. ओके, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, सी यू. मिलते हैं अगले लेक्चर में.